नमस्कार। 2024 के चुनाव का पहले चरण के समाप्ति के बाद दूसरे चरण से पहले पूरी बहस मंगलसूत्र, सोना चांदी और दलित और आदिवासियों का आरक्षण खत्म करके उसे मुसलमानों को देने पर आ गई। एक तरफ हमलावर रुख अपनाते हुए प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो वो संपत्ति का सर्वे कराकर वो संपत्ति दूसरों में बांट देंगे। पहले उन्होंने कहा कि मुसलमानों में बांट देंगे और अब उन्होंने दलित और आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर उसे मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी दे देगी, ऐसा वो कह रहे हैं। और इसके लिए सहारा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का के उस बयान का ले रहे हैं, 2006 के बयान का 2024 में जिक्र हो रहा है, ये कहने के लिए कि दलित और आदिवासियों का जो कुछ भी है, महिलाओं का गहना है, सोना चांदी है, मंगलसूत्र है, वो मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, आरक्षण भी मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। इसकी वजह क्या हो सकती है? प्रधानमंत्री ये बातें क्यों कह रहे हैं? और अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो इसमें सच क्या है? और बिल्कुल प्रधानमंत्री को इन शब्दों का या इन बातों को कहने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी पहले चरण के बाद, ये सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री पर हमलावर होकर कह रही हैं कि मेरी दादी ने तो गहने दे दिए, मेरी माँ का मंगलसूत्र देश पर कुर्बान हो गया और तमाम किसानों की जो महिलाएं थी, 600 किसान शहीद हो गए तो उनके मंगलसूत्र याद नहीं आए प्रधानमंत्री को। मजदूरों पे कहा कि लॉकडाउन में मजदूरों पे क्या बीती उनके लॉकडाउन ने। ये आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है, लेकिन बात दरअसल है क्या? बात यह है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी की तरफ से जो नारा दिया गया अब की बार 400 पार, उसकी वजह से कई बीजेपी के सांसदों और नेताओं ने, आपने सुना भी होगा, 4-5 प्रमुख नेताओं ने जो ये बयान दे दिया कि 400 से ज़्यादा सीट इसलिए चाहिए कि हमें संविधान में संशोधन करना है या संविधान बदलना है। इससे इस देश के बाकी लोग जो है उन पे कोई फ़र्क पड़े या न पड़े, उस पर बहस करें या न करें, लेकिन इस देश का दलित और आदिवासी, वो उसे जो कुछ भी इस देश में सामाजिक न्याय मिला है, जो भी उसे कानूनी अधिकार मिले हैं, जो भी आज देश में उसकी स्थिति सबके बराबर हो रही है या हुई है, कुछ परिवारों की सवर्णों से या जनरल कैटेगरी के लोगों से भी बड़ी अच्छी स्थिति हुई है, वो सिर्फ दलितों को और आदिवासियों को संविधान की वजह से हुई है। संविधान ने उनको जो ताकत दी, संविधान ने जो आरक्षण की व्यवस्था की, संविधान ने जो उन्हें स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया, जो सदियों से इस देश में नहीं था। और जब अस्पृश्यता थी, छुआछूत थी, जब लोगों के कमर पर घंटे बांधे जाते थे कि उनके आने का पता चल जाए, एक जाति विशेष को एक काम विशेष करा जाता था, तो ये सब जिस देश में हो रहा था, वहाँ पर एक समानता और स्वतंत्रता का अधिकार संविधान से मिला। तो संविधान से उनकी आत्मा, उनकी रूह दलितों और आदिवासियों की जुड़ी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि उनके 400 पार के नारे से ज़्यादा विपक्ष का ये संविधान बचाओ, संविधान बदलने के लिए इनको 400 सीट चाहिए, ये बात कहीं ज़्यादा तो नहीं जा रही। और दलित और आदिवासी पीछे के इलेक्शंस में आप देखें तो बहुत अच्छी खासी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़े, जो कि पहले उनके वोटर नहीं थे। अगर अभी भी उनको कई बार आपने पीछे देखा होगा, गुजरात के आदिवासी इलाकों में अभी भी कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा वोट मिल जाता है, मध्य प्रदेश के भी इलाकों में। लेकिन बीजेपी ने लगातार दलितों और आदिवासियों में काम कर अपना रेशियो, अपना प्रपोर्शन, अपना अनुपात बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। तो इस बात से कि 400 पार जो विपक्ष ने ये कहना शुरू कर दिया कि 400 पार इन्हें संविधान बचाने, संविधान खत्म करने की तैयारी है, ये मैसेज बहुत लाउड न जाए, इसके लिए बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने मोर्चा संभाला। आप उनके इंटरव्यूज देख लीजिए, रैलियों में देख लीजिए, उन्होंने बार बार शुरुआती दौर में ही ये वो कहते चले आ रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि दलितों और आदिवासियों से को जोड़ रहे हैं और मुसलमानों की बात कर रहे हैं, ताकि उनमें ये संदेश दिया जा सके कि हम नहीं संविधान बदलने वाले हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी आएगी। क्योंकि दलित और आदिवासियों, मैंने कहा, अभी भी कांग्रेस पार्टी का अच्छा है और बीजेपी ने पेनिट्रेशन तो किया है, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी उन इलाकों में अच्छा प्रदर्शन करती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री वो 400 पार के नारे को दलित और आदिवासियों में संविधान बदलने की बात न पहुंच पाए,
और उल्टा ये जाए कि अगर कांग्रेस आएगी तो वो दलितों और आदिवासियों के गहने, चांदी, सोने, मंगलसूत्र मुसलमानों में बांट देगी, उनका आरक्षण मुसलमानों में बांट देगी। जब तक उन्होंने बोला कि मोदी की गारंटी है, जब तक मैं हूं तब तक आरक्षण नहीं, दलितों का नहीं, आदिवासियों का नहीं, ये मोदी की गारंटी, आरक्षण कभी नहीं खत्म होगा। सवाल ये सब ये राजनीतिक जो विमर्श चल रहा है वो इसी के इर्द गिर्द है, और इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने ये बात कही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसमें सच क्या है, दोनों बातों में सच क्या है। अगर विपक्ष ये कह रहा है कि संविधान खत्म कर देंगे या बदल देंगे, नया संविधान लाएंगे, तो वो क्यों कह रहा है और उसका सच क्या है। देखिए, निश्चित तौर पर 400 पार अगर हो जाती है और संविधान संशोधन के लिए जो बदलने के लिए उसके मूल प्रावधानों को, जो मूल चरित्र उसको बदलने के लिए जितनी संख्या चाहिए, अगर वास्तव में 400 के पार अगर हो जाए तो बहुत संभव है कि राज्यसभा में सीटों का जब थोड़ी और उछाल आने है ही, तो उसके हिसाब से संविधान के किसी भी अनुच्छेद को संशोधित करने का अधिकार उस पार्टी को मिल जाता है जिसके पास इतनी सदस्य संख्या लोकसभा और राज्यसभा में हो जाएगी। और आधे से ज़्यादा विधानसभाओं में तो करीब करीब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आधे तक पहुंची गई। तो ये जो बात है, तो इससे बात कैसे निकली, असल में एक विचार तो है, वो ये देखिए, कोई भी संविधान, हमारे संविधान निर्माताओं ने, ऐसा नहीं है, इतने ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं, सैकड़ों संशोधन हो चुके हैं, तो संविधान निर्माताओं ने ये गुंजाइश रखी थी कि समय काल परिस्थितियों के हिसाब से जब संविधान में परिवर्तन करने की बात आए, जन आकांक्षाओं के अनुरूप जो चुनी हुई सरकारें हैं लोकतांत्रिक तरीके से, वो बदलाव कर सकती हैं। तो ये तो संविधान में संशोधन हुए ही हैं। अगर जनता इतना किसी को मैंडेट देती है और इतनी संख्या में उसको जन समर्थन देती है, तो फिर वो संविधान में संशोधन हुआ भी है और आगे भी हो सकता है, ये इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात कही जाती है, आरएसएस और भारतीय जनसंघ के जमाने से 1950 में संविधान लागू होने के बाद ही उसके कुछ प्रावधानों से सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनसंघ आरएसएस समर्थन में नहीं रहा, और उसने बार बार कई ऐसी चीजें थी जिसमें धारा 370 भी थी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो संविधान में उस वक्त तो कांग्रेस पार्टी या उसके समर्थक लोगों के बहुमत की वजह से या उनकी धमक की वजह से संशोधन, भारतीय संविधान लागू तो हो गया, लेकिन उसके कुछ प्रावधानों से भारतीय जनसंघ आरएसएस का विरोध बना रहा और उन्होंने समय समय पर यह बात सामने रखी भी है। अब बात यह है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अगर आप देखें तो एक कमेटी का गठन किया गया था, मैं जज का नाम अभी थोड़ा भूल रहा हूँ, वो उनके संविधान की समीक्षा करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। और तो इसलिए अब जब 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है और बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो संविधान के कुछ प्रावधानों को लेकर उनकी शुरू से आपत्ति है, तो उससे ये बात निकाल ली गई कि अगर 400 आ गए और इस बार संविधान खत्म हो जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा, संशोधन कर दिया जाएगा। बीजेपी ने वहां से ये बात निकाली और ये दलितों और आदिवासियों पर ले गई, जो कि संविधान से सबसे ज्यादा ताकत प्राप्त करते हैं। दूसरे जो लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, तो ये शुरू से हमेशा से इनका आधिपत्य रहा था शासन सत्ता पर, तो इनको संविधान से बहुत कुछ हासिल उस तरीके से नहीं हुआ। लेकिन जो डिप्राइव्ड क्लास था, जो शोषित दमित था, उसको तो बहुत कुछ संविधान से मिला। तो इसलिए विपक्ष जो है ये चर्चा करता है। और प्रधानमंत्री जो मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने ये बात नहीं कही है। रंगनाथ मिश्र कमेटी के बाद, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था, केंद्र सरकार ने लागू करने के सब कोटा बनाने का 4.5% का उन्होंने फैसला भी किया था, उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में उनकी जब सरकार थी तब भी उन्होंने ये फैसला किया था। कर्नाटक में लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कर्नाटक में 1994 में एचडी देवगौड़ा की पार्टी ने मुस्लिम रिजर्वेशन को लागू किया और वही देवेगौड़ा इस बार जेडीएस के साथ भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में गठबंधन से चुनाव लड़ रही है। 25 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, 3 सीटों पर जेडीएस, और जेडीएस के जो नेता हैं
देवे गौड़ा वो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ही मुसलमानों को आरक्षण दिया था। तो तेलंगाना में भी आरक्षण पहले 4% था, फिर 3% मुसलमानों को आरक्षण दिया गया। कांग्रेस पार्टी इस हिमायत में रहती है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों में को आरक्षण दिया जाए, कोर्ट में कई बार है। तो ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिसकी की कोई बुनियाद नहीं हो, दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि ये मामला अगर दिया गया है तो कर्नाटक में 4% बीजेपी के सरकार में भी मुसलमानों को आरक्षण चलता चला आ रहा था, कोर्ट में वो चैलेंज किया गया, उसके बावजूद भी चला आ रहा था। इस चुनाव में, पिछले साल 2023 के चुनाव में, जब कर्नाटक में चुनाव होने थे, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के उस आरक्षण को खत्म करके वोक्का लिग्गा और दूसरा जो है लिंगायत, वोक्का लिग्गा और लिंगायत में 2-2% उन्होंने बांट दिया। उस समय कहा गया कि ये वोटों के लिहाज से ये काम किया गया है और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए किया गया है, लेकिन उसका कोई फायदा कर्नाटक बीजेपी को या कर्नाटक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। अब सवाल उठता है कि ये क्या मामला क्या है मुसलमानों के। ये तो बात सही है कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के आरक्षण की पैरवी भी की थी और दिया भी था, ऐलान भी। कई जगह वो टिका, जैसे कर्नाटक में टिका, तेलंगाना में टिका, आंध्र प्रदेश में, अविभाजित आंध्र प्रदेश में उसको हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। अब बात उठती है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। इसमें बात यह है कि मुसलमान, देखिए भारत में 1950 के ही राष्ट्रपति के आदेश में यह लिखा है कि हिंदू, बौद्ध और सिख के अलावा अनुसूचित जाति का दर्जा किसी को नहीं मिलेगा। मतलब ये कि हिंदू के दलितों को, सिखों के दलितों को और बौद्धों के दलितों को आरक्षण मिलता है और ईसाई और मुसलमान दलितों को आरक्षण नहीं मिलता है, क्योंकि ये माना जाता है कि ईसाई धर्म और मुस्लिम यानी इस्लाम में समानता का भाव है और वहाँ जातिवाद नहीं है, इसलिए वो बात नहीं लागू होती है। तो मुस्लिम दलितों को कभी आरक्षण नहीं मिला, कन्वर्टेड जो थे, और ईसाई कन्वर्टेड जो थे, ईसाई धर्म जो अपना लिया हिंदुस्तान के दलितों ने, उनको भी आरक्षण नहीं मिला। और ये एक बड़ा तकनीकी विषय है। मुसलमानों में 40% से ज़्यादा दलित मुसलमान हैं, ऐसे हैं जो दलित थे और कन्वर्ट हो गए। मुसलमानों में इससे ज़्यादा संख्या, 40% से ज़्यादा संख्या ऐसे मुसलमानों की है जो भूमिहीन है, जिनके पास 1 इंच ज़मीन नहीं है खेती योग्य। तो यही हाल ईसाई दलितों का भी है। आपको मालूम है कि देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी ट्राइबल्स, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटी, आदिवासी, वो जंगलों में रहते हैं और वो प्रकृति की पूजा करते हैं। कि किसी हिंदू देवी देवता की, मैंने तो नहीं देखा, कहीं करते होंगे तो अलग बात है, लेकिन हिंदू देवी देवता की आदिवासी पूजा नहीं करते। वो प्रकृति की पूजा करते, वो पेड़ की पूजा करते, वो सूर्य की उपासना करते ज़्यादातर। तो आदिवासियों में जो गरीबी थी और जो उनके पास भी ज़मीन नहीं थी, तो उसका फ़ायदा उठाकर, देखिए मुग़लों ने भी उसी का फ़ायदा उठा करके ऐसे लोगों को बनाया और राज सत्ता से उनको कुछ संरक्षण दिया, उनको कुछ तरह का आर्थिक फ़ायदा दिया, इसलिए वो लोग हुए। ईसाइयों ने क्या किया, इन्होंने हॉस्पिटल और स्कूल बनाने के नाम पर आदिवासी इलाकों में पहले सेवा देना शुरू किया। पहले इलाज, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, उस इलाके के लोगों को पहले दिल जीता और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ चर्च बनाया, पूजा कराने लगे और उन इलाकों में तेजी से कन्वर्जन हुआ और ईसाई धर्म अपना लिया गया। मैं बहुत सारे आदिवासी इलाकों में गया हूँ। आप सोच लीजिए, जहाँ गाड़ी भी नहीं जाती है ठीक से, रास्ते भी पहले कैसे रहे होंगे आज भी, वहाँ भी अंदर अंदर आप जाएंगे तो आपको खूब चर्च बनी दिखेगी और बहुत अच्छा हॉस्पिटल। पहले सांप काटने का, ये सब का इलाज नहीं था, तो सारी मिशनरी के ही दूर दराज के इलाकों में हॉस्पिटल हुआ करते थे। तो ये आदिवासी कन्वर्ट हो गए ज़्यादातर ईसाई में। तो आज मुझे लगता है कि मैं तो जहाँ कम से कम छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में कम है, लेकिन झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में ईसाइयों की संख्या अच्छी खासी है। इसमें झारखंड में तो बहुत ही है। तो हुआ ये कि ईसाई दलित और मुस्लिम दलित को आरक्षण नहीं मिलता।
बाद में जैसे मैंने कहा ना कि समय काल परिस्थितियों के हिसाब से उन राज्यों में जब ये देखा गया और मांग हुई कि भाई ये मुसलमानों की स्थिति, जो दलित मुस्लिम है और जो दलित ईसाई हैं, इनकी स्थिति तो बहुत ही खराब है और इन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए, तो उनकी जातियों को, मुसलमानों में जो जातियों को देख करके और जो पिछड़े थे, अति पिछड़े थे या गरीबी रेखा के नीचे थे, ऐसे लोगों को राज्य सरकारों ने चिन्हित किया। चूंकि वो मुसलमान थे तो इस आधार पर, धर्म उनका था लेकिन उनको देने का आधार यही माना गया कि वो उनमें चिन्हित किया गया। ऐसा नहीं था कि पूरे इस मुसलमान को दे रहे हैं, उसमें कुछ जातियों को देख करके, मतलब कुछ क्लास को देख करके आरक्षण का फैसला राज्य सरकारों ने किया। कई जगह जब चैलेंज हुआ, जैसे मैंने बताया आंध्र प्रदेश में चैलेंज हुआ तो सरकार वहाँ नहीं टिक पाई और सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया, लेकिन कर्नाटक और तेलंगाना में चलता रहा, अभी भी चल रहा है। कर्नाटक में चुनाव के समय बीजेपी ने हटाया था, सुप्रीम कोर्ट आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अभी अगले आदेश तक ये चलता रहेगा, तो 4% वहाँ भी चलता थी। और ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो दिया तो जाएगा धर्म के नाम पर, लेकिन कहा जाता है कि उसमें जो कैटेगरीज है उनको दिया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है इसमें कि 3% तेलंगाना में और 4%, और ये जो प्रधानमंत्री अभी बोल रहे हैं कि दलितों और आदिवासियों का आरक्षण खत्म करके मुसलमान में दे देगा, तो पहली बात तो ये है कि दलित और एससी और एसटी में किसी तरह का उनके रिजर्वेशन में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ये रिजर्वेशन ओबीसी में दिया जाता है, ओबीसी में दिया जाएगा और दिया भी गया है, तो ओबीसी के सब कोटा में दिया गया है। और ये 50% की लिमिट एक्सीड न करे, पहले ये सिस्टम था, लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटा जब 10% का आ गया तो सुप्रीम कोर्ट ने वो 50% की मियाद को भी मान लिया कि ये 10% कोटा सही दिया गया है। तो पहले की बात मैं कर रहा हूं, जब तक ये मुस्लिम आरक्षण दिया जाता था तो ये ओबीसी में दिया जाता था, एससी और एसटी में नहीं दिया जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं, तो ये संविधान बदलने वाली बात को लेकर और ये मुस्लिमों को आरक्षण की बात कह के, और जो संपत्ति का बंटवारा की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कह रही है कि संपत्ति का बंटवारा होगा, आपके पास 2 फ्लैट होगा तो एक ले लेगी और उसको बांट देगी, सोना ले लेगी। इसका क्या सच्चाई है? इसकी सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में आर्थिक असमानता का जिक्र करते हुए ये कहा है कि देश के जो संसाधन हैं, जो देश का जो वेल्थ है, वो कुछ लोगों पर इकट्ठा होते चले जा रहा है, और ऐसा इकट्ठा और अमीर और गरीब की खाई बढ़ रही है, कुछ लोगों की हर व्यवसाय में मोनोपोली हो रही है। ऐसा अगर उनका समय आए तो ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी कि संसाधनों पर व्यक्तियों का, कुछ घरानों का इंटरेस्ट ना हो, उसका पता करके कुछ ही लोगों तक संपत्ति कैसे सीमित न हो, उसका रास्ता निकाला जाएगा। अब सैम पित्रोदा को आप जानते ही हैं, देश में कंप्यूटर लाने का उनको माना जाता है। मनरेगा योजना की भी दिमागी उपज उन्हीं की कही जाती है, मनरेगा की भी। तो सैम पित्रोदा ने ये बात कही है कि उसमें उन्होंने कहा कि ये देखिए हमारे देश में मोनोपोली हो रही है, तो इसलिए ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि इसका जो है कुछ लोगों तक ही, अमीर अमीर ही ना होते जाए, गरीब गरीब ही ना होते जाए और मिडिल क्लास को कुछ मिले ही ना। तो उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 6 राज्यों में लागू है, उन्होंने उसका जिक्र किया कि जैसे इनहेरिटेंस टैक्स है, उसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी बहुत बड़े उद्योगपति हैं और वो 5,000 करोड़ रुपए की वेल्थ लेकर के गए, उनके जिंदा रहने तक तो उस पर कोई बात नहीं, लेकिन वो 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, मैं उनका बेटा हूं, वो मुझे मिल जाए सिर्फ उनका बेटा होने की वजह से, और उसका समाज को या देश को कोई फायदा ना हो, इसलिए उस पर कुछ टैक्स लगाया जाता है। वो टैक्स जो पार्ट होता है वो सरकार के पास जाता है। तो इनहेरिटेंस टैक्स उन्होंने उदाहरण दिया कि कोई जरूरी नहीं है कि 5,000 करोड़ का, और इनहेरिटेंस टैक्स 6 जगह लगाया जाता है। मैं आपको बता दूं यूएस में, ये पूरे देश में लागू नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी, और उसमें भी कुछ परसेंटेज है, 18%, 20%, और उसमें भी कुछ एग्जेम्पशन है कि जैसे मान लीजिए बहुत करीबी परिवार को, बेटा बेटी को, उसमें भी कई तरह के नियम है
तो ये जो बात उन्होंने कही, यहीं से प्रधानमंत्री ने ये वाली बात उठा ली कि सर्वे होगा, सर्वे के बाद आपकी संपत्ति का इधर उधर बांटा जाएगा। दरअसल मैंने सोचा कि जो चीज़ें राजनीतिक पटल पर, देश की राजनीति पर और चुनाव में जो चर्चा होती है, उस चर्चा को कैसे दोनों तरफ से इधर से उधर घुमाया जाता है और आप तक असल बात पूरी पहुंच न पाए, तो मैंने सोचा इन विषयों पर थोड़ा आपके साथ चर्चा की जाए। फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।